students, how are you all? I hope that you all are good. So, हमने हमारा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, बट मैंने आपको बताया था कि हम मुंडा रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसी को स्टार्ट करते हैं। ये भी ट्राइबल लोगों के रिबेलियन के बारे में है। उन्होंने जो रिवॉल्ट छेड़ा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसके बारे में है। ओके, तो ये जो है ना, ये जिसका आप इमेज देख रहे हैं, बिरसा मुंडा, इन्होंने ही, ये जो बिरसा मुंडा आप देख रहे हैं, इन्होंने ही मुंडा रिबेलियन स्टार्ट किया था और फिर ये आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम देख चुके हैं कि ट्राइबल लोगों की लाइफ कैसी होती थी, वो किस तरीके से जीवन बिताते थे, और फिर ब्रिटिशर्स के आने पर क्या कुछ चेंजेस हुए, क्या प्रॉब्लम्स उनको आए। अब हम मुंडा रिबेलियन को स्टार्ट करते हैं। मुंडा रिबेलियन was one of the most powerful rebellion that rocked the British rule. ब्रिटिश रूल के टाइम पे बहुत पावरफुल रिबेलियन कौन सा था? मुंडा रिबेलियन था। इसमें ऐसा था, ये जो दिख रहे हैं आपको बिरसा मुंडा, ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे। मैंने बताया था क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? ट्राइबल लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो ट्राइबल्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो बिरसा मुंडा भी क्या हुए? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। क्रिश्चियनिटी में तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो फिर से उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए। The Munda Rebellion was one of the most powerful rebellion that rocked the British rule. The movement sought to reconstruct the tribal society decaying under the stresses and strain of the British rule. मूवमेंट का एम क्या था कि वो सोसाइटी, वो ट्राइबल सोसाइटी को उनको वापस लेके आना है, जो कि ब्रिटिशर्स रूल की वजह से कई घूम चुकी है। ओके, जो दिक्कतें ब्रिटिशर्स रूल की वजह से आ रही है वो हम सॉल्व करें और हमारी ट्राइबल सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करें। The movement was also called Ulgun, meaning the Great Tumult. Okay, इस मूवमेंट का नाम भी होता है, इसका मूवमेंट का नाम उलगुलन भी है, जिसका मतलब होता है ग्रेट ट्यूमल्ट। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी जो एक आक्रोश के साथ जो बहुत बड़ी आवाज उठती है, गूंज उठती है ना लोगों की, वो इसका मतलब है। इट एम्ड एट डूइंग अवे विद द मनी लेंडर्स, मिशनरीज, लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। डूइंग अवे विद देम मतलब कि इनसे हमें अब छुटकारा पाना है। They wanted to be independent and set up मुंडा राज। वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और मुंडा राज वापस स्थापित करें। These tribes lived in the area around present day Ranchi. ये ट्राइब्स कहाँ पर रहते थे? ऐसे एरिया में, कौन से एरिया में? आज के टाइम पे जो रांची का जो एरिया है उसके आसपास ये लोग रहते थे। They cleared the forest and cultivated the land. फॉरेस्ट को क्लियर करते थे और लैंड कल्टीवेट करते थे। They themselves were the owner of this land. और इस जमीन के जिस फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, उतने जमीन के ऑनर भी वो खुद ही होते थे। They paid a tribute to the chief of the tribe. और जो सरदार होते थे ट्राइब के, इनके जो ट्राइब है उसके जो सरदार होते थे, उनको ही वो लोग सलाम करते थे। The forest were like a forest, इनके लिए अपनी माँ के समान है, क्योंकि जैसे धरती पे हम रहते, तो धरती माँ हमारी माँ के समान है, तो फॉरेस्ट इनका घर है। सभी चीजें, सभी जरूरत की चीजें फॉरेस्ट इन्हें प्रोवाइड करता है, ट्राइबल लोगों को प्रोवाइड करता है। हमने पढ़ा ये लोग नेचर वर्शिप करते हैं, फॉरेस्ट में वर्शिप भी करते हैं, ट्रीज की वर्शिप करते हैं, ट्रीज, वाटर, सन, इन सब चीजों की वर्शिप भी लोग करते हैं। नेचर वर्शिप में ये सभी आते हैं, राइट। और फॉरेस्ट से ही इन लोगों को हंटिंग, शिकार के लिए जा सकते हैं, हंट के लिए, राइट। उसके बाद गैदरिंग के लिए चीजें गैदर कर सकते हैं, मेडिसिन इनको वहीं से मिल रही है, फूड से इनको वहीं से मिल रहे हैं। देन कुछ भी चीज बेचना है, कुछ भी कमोडिटी इनको फॉरेस्ट के बेचना है, वो भी यहीं से मिल रही है। मतलब इनकी जो इकोनॉमी है वो भी पूरी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही इनकी जो लाइवलीहुड है, मतलब इनका जो इकोनॉमी के साथ साथ इनका खुद का जो
खाने पीने का, जो भी रहने का, सब चीजें, क्योंकि ये लोग रहने के लिए हट भी किस चीज से बना रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ही बना रहे हैं हट भी, छोटे छोटे हट जो बना रहे हैं। तो फॉरेस्ट इज लाइक मदर टू देम, फॉरेस्ट उनके लिए माँ के समान है, क्योंकि माँ बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देती है ना, खुद भले भूखी रह जाएंगी पर बच्चों का पेट जरूर भरती है। तो इसी तरीके से इन्होंने ये फॉरेस्ट को अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट इन्हें सभी जरूरत की चीजें प्रोवाइड करता है। When the British came up with the forest laws, the tribes were deprived of their natural rights. जब ब्रिटिशर्स अपने फॉरेस्ट लॉ को लेके आए तो जो ट्राइबल लोग हैं उनको क्या हुआ, नेचुरल जो राइट्स थे उनके वो उनसे छीन लिए गए। द ब्रिटिशर्स ने मनी लैंडर्स इंट्रोड्यूस करवाए, लैंडलॉर्ड्स एंड ट्रेडर्स इनटू द रीजन हु लूटेड द आदिवासी, जिन्होंने आदिवासी को बहुत लूटा। दे इंट्रोड्यूस साथ ही उन्होंने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया एंड द कल्टीवेटर्स बिकेम ए टीनेंट। और ये जो कल्टीवेटर्स हैं, जो ये ट्राइबल लोग हैं, जमींदारी इंट्रोड्यूस करवाया तो लैंड जो है वो किसके पास चली गई, जमींदार के पास चली गई, और ये जो ट्राइबल लोग हैं वो वहाँ के टीनेंट बन के रह गए, मतलब किराए से उस जमीन पे वो लोग काम करते हैं। साथ ही उन्हें उस चीज का रेंट पे, आप किसी घर में कोई भी किसी घर में रेंट से रहता है, किराए से रहता है, टीनेंट बन के रहता है, तो उसे वहाँ का रेंट पे करना पड़ता है लैंडलॉर्ड को या ऑनर को। तो he had to pay the rent to landlord। फिर to pay the rent, ये रेंट पे करने के लिए they had to take लोन लेना पड़ता था उन्हें, they had to take लोन। और लोन किससे लेते थे उस टाइम पे, बैंक तो नहीं होते थे, बैंक होते थे क्या, नहीं होते थे बैंक, तो बैंक नहीं, क्या कौन होते थे, मनी लेंडर्स होते थे जो कि पैसे प्रोवाइड करवाते थे। ओके, मनी लेंडर्स उन्हें पैसे प्रोवाइड करवाते, who in turn oppressed them, जो बदले में उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, मतलब उनके साथ तमीज से पेश नहीं आते थे। The tribal lost their proprietary rights, उनकी जो प्रॉपर्टी की पूरी राइट्स है वो उन्होंने खो दी। These landlords usurped their lands and reduced them to slaves। यह लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उनकी लैंड जमीन पूरी ले ली और वो क्या बन गए, वो खुद पहले जिसकी वो जमीन थी, जिन ट्राइबल पीपल की वो जमीन थी, वो अब क्या बन के रह गए हैं, स्लेव्स बन के रह गए, मजदूर बन के रह गए हैं। द आउटसाइडर, जो आउटसाइडर है उन्हें क्या कहा गया है, क्या कहते हैं ये लोग, डिकोस कहते हैं। आउटसाइडर कौन, ये जो मनी लेंडर्स है, देन ये जो जमींदार लोग हैं, ये सभी वहाँ के तो नहीं है, ट्राइबल लोग तो क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे तो वो लोग तो नहीं बनेंगे, तो ये बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर है। और आउटसाइडर को इन्होंने क्या कहा है, डिकोस कहा है। They cannot understand, could not understand the social and political organization of the tribes and replace them with their modern government। ये लोग मतलब, क्योंकि ट्राइबल लोगों को अगर आप देखें आज के टाइम पे भी अगर किस ट्राइब को देखते हैं तो उनका तरीका और हमारा तरीका दोनों में अंतर होता है, उनके पॉलिटिकल चीजें भी अलग ही चलती हैं और सोशल चीजें भी अलग ही चलती है। ओके, तो इन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन लोगों को इनका तरीका समझ में नहीं आया और मॉडर्न गवर्नमेंट इनके ऊपर थोप दी गई, रिप्लेस कर दी गई, उनकी जो फंक्शनिंग चल रही थी उसको रिप्लेस कर दिया गया मॉडर्न गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से। नो इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू ट्राइबल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। अब ट्राइबल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो भी थी उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। Another important reason for the revolt was bonded labors which increased dramatically। एक another important इस revolt का reason क्या है, बंधुआ मजदूरी, bonded labor which increased dramatically, जो बढ़ती चली गई। Famines in the areas further aggravated the misery of the tribes। और जो भुखमरी आई थी, famine जो आई थी उनके एरियाज में, जो उन्हें खाने को नहीं मिल पा रहा था, फिर उस वजह से भी इनके अंदर इनका बहुत दुख हुआ, इनका दुख और बढ़ गया, इनकी मिस्ट्री जो, इनका दुख जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। अनदर कॉज ऑफ द अनरेस्ट वाज, और एक और जो डिस्टर्बेंस जो हो रहा था किस वजह से हो रहा था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके एक्टिविटीज की वजह से। वो क्या कर रहे थे, द मिशनरीज कन्वर्टेड मेनी ट्राइब्स टू क्रिश्चियनिटी। बहुत सारी ट्राइब्स को वो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे
Also, the spread of education through missionary activities made the tribes more organized and conscious of their right. साथ ही जो एजुकेशन फैल रही थी मिशनरीज एक्टिविटीज की वजह से, एजुकेशन जो स्प्रेड हो रही थी उस वजह से इन्हें और समझ में आया और ऑर्गेनाइज तरीके से और कॉन्शियस होकर वो अपने राइट्स को समझने लगे, अपने हक को समझने लगे। बिरसा मुंडा began this movement and waged a massive war against the British. किसने स्टार्ट किया था मुंडा रिबेलियन? बिरसा मुंडा ने। बिरसा, like many other youth, became a Christian to gain education. एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो क्या बन गए? क्रिश्चियन बन गए, क्योंकि उस टाइम सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जब वो क्रिश्चियन बन गए, उन्होंने अपनी पढ़ाई की। However, as he grew up, he realized that his culture has been destroyed and he had lost his sense of self-respect. तो जब वो बड़ा हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि मेरा जो पूरा कल्चर है, मेरा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया है, मैं एक नए कल्चर में आ गया हूँ। अब मेरा कल्चर जो पुराना था, ट्राइबल वाला जो था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है और साथ ही सेल्फ रिस्पेक्ट भी चली गई है। ही वॉज डिस्ट्रेस्ड एंड गेव अप क्रिश्चियनिटी। उसने ये सोच के उसने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया एंड फाउट अगेंस्ट द कन्वर्शन, वापस कन्वर्ट होना चाहा। बिरसा मुंडा, ऑल्सो नोन एज धरती आबा, जिसका मतलब होता है फादर ऑफ द अर्थ। इन्हें बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहते हैं, मतलब फादर ऑफ द अर्थ। पार्टिसिपेटेड इन अ मूवमेंट टू प्रिवेंट विलेज वेस्टलैंड्स फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1894। ये किस चीज में पार्टिसिपेट किया इन्होंने? एक मूवमेंट में जो कि रोकना चाहता था वेस्टलैंड जो होती है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, उसको जो लिया जा रहा था गवर्नमेंट द्वारा, वो वेस्टलैंड को बचाने के लिए ये इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। ओके, लेटर ही क्लेम दैट, और बाद में इन्होंने क्या बोला? बाद में इनका ये मानना था, क्योंकि उस टाइम के लोग ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, बहुत सारी बातों को मानते थे लोगों की कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा किया। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इन्होंने गॉड को देखा है, भगवान को देखा है, एंड ही वाज गॉड्स प्रॉफिट। और वो क्या थे? गॉड के प्रॉफिट हैं, गॉड के द्वारा भेजे गए दूत हैं। ओके, तो ही इंस्पायर्ड, इस तरीके से इन्होंने ऐसा कुछ बोल के लोगों को इंस्पायर किया, ट्राइबल लोगों को। अब जब इन्होंने ऐसा बोला कि मैंने गॉड को देखा है और गॉड ने मुझे भेजा है एज हिज प्रॉफिट, तो लोग इनका बिलीव किए, क्योंकि लोग काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, वो इन सब बातों में काफी ज्यादा बिलीव करते थे। तो उन्होंने यही चीज उन्हें बता के और उन्हें इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि वापस हमारा जो ग्लोरियस पास्ट था, हमारा जो गोल्डन एज था, उसे हम वापस दोबारा लेकर आए, टू रिवाइव द ग्लोरियस पास्ट और गोल्डन एज ऑफ द मुंडास। ही डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड एस्टैब्लिश्ड द मुंडा रूल। उसने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब ब्रिटिश रूल खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब मुंडा रूल चलेगा। ही अर्ज्ड द पीपल टू स्टॉप। उसने लोगों को बोला कि वो जो डेब्ट्स हैं, जो मतलब उन्होंने जैसे अगर लोन लिया था उसमें जो कर्जा जो उनके ऊपर चढ़ गया है उसे ना भरे, एंड इंटरेस्ट जो है वो भी मनी लेंडर्स को ना दे और ब्रिटिशर्स को टैक्स ना भरे। ही टोल्ड द पीपल टू ड्राइव आउट द, और जो डिकोस लोग हैं, जो आउटसाइडर्स है, उन्हें यहाँ से भगाए, जो कि उनके दुख का कारण थे। ओके, क्योंकि आउटसाइडर्स ही उनके दुख का कारण है, क्योंकि वही सबसे पहले इनसे पैसे ले रहे हैं, तो चाहते थे कि पहले ये यहाँ से चले जाएं। The movement sought the assertion of right of Mundas as real owner of the land. अब जो मूवमेंट क्या चाह रहा था कि उन्हें हक मिल जाए पूरा, कि वही जो है रियल ऑनर है इस जमीन के, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द मिडिलमैन एंड द ब्रिटिश। Birsa also wanted to reform the tribal society and asked them to give up superstition, animal sacrifice and intoxicants. Okay, तो बिरसा ने एक तरीके से तो उन्होंने बोला कि मैंने भगवान को देखा है और भगवान के क्या भेजा हुआ दूतों में
क्यों ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ताकि लोग उन पे बिलीव करें, लोग उनकी बातें माने और ये जो गलत हो रहा है उनके साथ उसके खिलाफ वो सब मिलके खड़े हो सके। वहीं बाद में उन्होंने कहा सबसे कि हमें ये सुपरस्टिशन चीजें जो है, एनिमल सेक्रीफाइस करना, इंटॉक्सिकेंट जो हमारी सोसाइटी में है, सभी चीजें छोड़नी होगी। उन्हें ऐसी मतलब उन्होंने अर्ज किया, ऐसे वो उन्होंने ऑर्डर नहीं दे सकती, वो सिर्फ लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकती है, मानना नहीं मानना लोगों के ऊपर रहता है। द ब्रिटिशर्स अरेस्टेड, ब्रिटिशर्स ने बिरसा को अरेस्ट कर लिया एंड उन्हें जेल हो गई 2 साल के लिए। वंस रिलीज ही अगेन, एक बार वो रिलीज हो गए वहां से, मतलब वहां से जब जेल से छूटे तो उन्होंने वापस से अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द ब्रिटिश। ओके, द रिबेल अटैक, ये लोगों ने किन के ऊपर अटैक किया? पुलिस स्टेशंस के ऊपर एंड ऑफिशियल जो भी ऑफिसेस थे वहां पे, चर्चेस में, मिशनरीज में, एंड क्रिएटेड पैनिक अमंग द मनी लेंडर। दे यूज, और क्या यूज करते थे ये लोग? पॉइजन बो एंड एरो एंड किल्ड मेनी डिकोस। पॉइजन मतलब जहर वाले मतलब जो बो एंड एरो यूज कर रहे हैं तो एरो की स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे? जहर लगा देंगे, तो सामने वाला अपने आप मर ही जाएगा जहर से, जहर फैल जाएगा। तो ये लोग क्या यूज कर रहे हैं? पॉइजन बो एंड एरो यूज कर रहे हैं टू किल डिकोस। The British brutally massacred the tribals with their guns. ब्रिटिशर्स ने भी brutally किसको मारा? बहुत सारे लोगों को इकट्ठे मारा with gun. Finally, after many encounters with the police, Birsa was arrested and he died in jail. वापिस उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। Till today, he is remembered as a great patriot and patrionist of tribal right. जो पैट्रियट कौन होते हैं? जो अपने जमीन से, अपने लैंड से, अपने देश से प्यार करता हो। ओके, तो आज भी बिरसा को इस तरीके से याद किया जाता है कि वो बहुत अच्छे पैट्रियट थे, ग्रेट पैट्रियट थे एंड ट्राइबल राइट्स के लिए वो लड़े। एंड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैव बीन नेम्ड आफ्टर हिम। एग्जांपल, द बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम इनके नाम पे ही रखे गए, जैसे कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। द एयरपोर्ट एट रांची इज नेम्ड द बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रांची का जो एयरपोर्ट है वो भी इनके नाम पे रखा गया। क्या नाम रखा गया? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। The movement forced the Britishers to change the law to accommodate tribal communities. और इस मूवमेंट का ऐसा नहीं, इस मूवमेंट का कुछ असर नहीं पड़ा। इस मूवमेंट का ये असर पड़ा कि ब्रिटिशर्स को अपने लॉज में कुछ चेंजेस लाने पड़े जिसमें ट्राइबल लोग ढल सके, ट्राइबल लोग जिसको अपना सके। द गवर्नमेंट attempted to redress the grievance of Mundas. छोटा नागपुर tribes got legal protection for their land right. छोटा नागपुर के जो ट्राइब्स थे उन्हें पूरी लीगल प्रोटेक्शन मिल गई अपने लैंड की। The formation of Jharkhand state is the fulfillment of the dream of Birsa Munda had 200 years ago. और जो झारखंड स्टेट बना वो भी क्या था? बिरसा मुंडा का ही एक सपना था जो कि पूरा हो गया, जो उन्होंने 200 इयर्स पहले ही देखा था। ओके, आज से 200 इयर्स पहले। History reveals that in 2008, Iqbal Durrani made a film portraying the life of Birsa Munda and named it गांधी से पहले गांधी। ओके, हिस्ट्री हमें बताती है कि 2008 में इकबाल दुरानी ने एक फिल्म बनाई। किसके ऊपर बनाई? बिरसा मुंडा की लाइफ को बताते हुए फिल्म बनाई और उसका नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है गांधी से पहले गांधी। Another film was made by Ashok Saran named उलगुलन एक क्रांति। ओके, ये 2 फिल्म इनके ऊपर बनी है। Around the world, the 18th century England witnessed a revolution or change in the production process from handicraft to machine-made goods. 18th century के इंग्लैंड ने भी क्या देखा? एक रिवॉल्यूशन देखा या फिर एक चेंज देखा। किस चीज में चेंज देखा है? प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन फ्रॉम, हम जो हाथ से, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनी हुई चीज, तो हैंडीक्राफ्ट से किस चीज में चेंज हुए? बोलो, मशीन
से बनाई गई चीजों में। आज भी अधिकतर हम लोग क्या खरीदते हैं, मशीन से बनाई हुई चीजें, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं वो महंगे होते हैं। दिस चेंज इज नॉन एज द, इसी चेंज को क्या कहते हैं, इसी चेंज को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि फिर मशीन से चीजें बन रही है तो इंडस्ट्रीज भी सेटअप होगी। ग्रेजुअली दिस रिवॉल्यूशन स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेजुअली ये जो रिवॉल्यूशन है पूरी दुनिया में फैल गया। मशीन्स वेर इन्वेंटेड दैट कुड स्पिन एंड वीव क्लॉथ्स वेरी क्विकली, मशीन्स ऐसी मशीन्स बनाई गई जो कि स्पिनिंग और वीविंग बुनाई वगैरह सब कर ले बहुत जल्दी। The spinning jenny was a machine that could spin 16 threads at once instead of just one. स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जो कि 16 धागों को एक ही बार में बुन सकती है, स्पिन कर सकती है, बजाय एक के। In 1782, James Watt invented a powerful engine that was driven by steam. Hundreds of these new steam engines were built to run factories all over Britain. स्टीम इंजन किसने डेवलप किया था? स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था। ये बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज में लगाया गया। किसके द्वारा? ऑल ओवर ब्रिटेन में सभी हंड्रेड्स ऑफ कहाँ पे फैक्ट्रीज में लगाया गया। Britain had so many factories that it came to known as the workshop of the world. वर्कशॉप जहाँ पे काम किया जाता है, काम सिखाया जाता है, किया जाता है। तो ब्रिटेन में बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, इसलिए वो क्या कहलाया गया? द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। इन 1851 many British inventors displayed their machines in a huge exhibition in London called the Great Exhibition. 1851 में बहुत सारे ब्रिटिश जो इन्वेंटर्स हैं, जो इन्वेंशंस करते हैं नई नई चीज़ों की, उन्होंने अपनी अपनी बहुत सारी तरीके की मशीन्स कहाँ पे? एग्जीबिशन में लगाई। एग्जीबिशन क्या होता है? प्रदर्शनी, बहुत अलग अलग चीज़ों की प्रदर्शनी जो की जाती है। तो लंदन में वो एग्जीबिशन हुआ था जिसका नाम है ग्रेट एग्जीबिशन इन 1851। यहाँ पे सारे इन्वेंटर्स ने अपनी मशीन्स डिस्प्ले की। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है विथ ऑल इट्स पॉइंट। हमने एक एक पॉइंट कवर किया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। So now just go through this chapter, revise it. We will meet in our next lecture with our next topic. Till then, thank you and have a nice day.